दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच आज जो युद्ध चल रहा है उसके सारे कारण इतिहास में छिपे हुए हैं। और क्या आपको पता है कि एक समय वो था जब यूक्रेन की राजधानी कीव मॉस्को से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी। और क्या आपको पता है कि एक समय वो भी था जब यूक्रेन और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। आज आपको मैं इस युद्ध से जुड़ी बहुत अहम खुलासे करने वाला हूं, जो शायद ही आपको पता होगा। मेरे ख्याल से तो नहीं पता होगा, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्यों यूक्रेन से खार खाए बैठे हैं, तो शुरुआत करते हैं 9वीं शताब्दी से। जी हाँ, 9वीं शताब्दी में धरती के इस हिस्से पर एक स्टेट हुआ करता था जिसे हम किएवियन रूस के नाम से जानते थे। और इस स्टेट में रहने वाले लोगों को सेल्विक पीपल कहा जाता था। कमाल की बात यह है कि इस स्टेट की राजधानी भी, जो कि उस समय बहुत बड़ा स्टेट था, इस स्टेट की राजधानी भी कीव हुआ करती थी। और इस स्टेट पर सन 980 से लेकर 1015 तक ग्रैंड प्रिंस व्लादिमीर नाम के इस राजा द्वारा शासन किया गया। आप इन नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रशिया में इसे व्लादिमीर कहा जाता है जबकि यूक्रेन में इसे व्लोदिमीर कहा जाता है। और कोइंसिडेंस तो देखिए, आज भी दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के नाम इसी नाम से शुरू होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसके ही बराबर में रूस अकेला स्थापित होता गया। जी हाँ, ये इतना बड़ा स्थापित हो चुका था कि सेल्विक पीपल, जो किएवियन रूस में रहा करते थे, उन्होंने अपने वंशजों को निकालकर रशिया में स्थापित करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे रशिया ने इतना विकास किया कि उसने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। और तब आई 20वीं सदी, जब सोवियत यूनियन का गठन किया गया। और सोवियत यूनियन में यूक्रेन और रशिया के साथ साथ 15 और देश शामिल थे जो इसी यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। इस संगठन में सबसे शक्तिशाली रशिया को माना जाता था, जबकि इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश था, उसे हम आज यूक्रेन के नाम से जानते हैं। यूक्रेन इतना पावरफुल इसलिए बना क्योंकि यहीं पर पूरे सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी बड़ी डिफेंस इंडस्ट्रीज लगाई गई थी। और साथ ही यहाँ की जो धरती है उसे बहुत उपजाऊ माना जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सारे सोवियत यूनियन के देशों ने फैसला किया कि वो अपने सभी न्यूक्लियर हथियार या फिर छोटे से लेकर बड़े हथियारों तक वो जो स्टोरेज करेंगे वो सारी यूक्रेन में ही करेंगे। और तब आया कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध का समय, जब अमेरिका और पूरा सोवियत यूनियन एक दूसरे के आमने सामने थे। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। लेकिन आपको यहाँ ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस समय अमेरिका के निशाने पर सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी ताकत रशिया की बजाय यूक्रेन हुआ करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन यूक्रेन था। और तब आया सन 1991 का साल, जब ये सोवियत यूनियन टूट गया और जो इसमें 15 देश शामिल थे वो अलग अलग होकर अपना ही एक अलग अलग देश बना बैठे। आसान भाषा में कहूँ तो यूक्रेन अब एक स्वतंत्र देश बन चुका था। अब खुद आप सोच कर देखिए कि जिस देश के पास खुद की डिफेंस इंडस्ट्रीज हों, तो ऑब्वियसली उसके पास स्वतंत्र होने वाले दिन बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ और भी खतरनाक वेपन्स मौजूद थे। आंकड़ों में सामने आया कि आजाद होने वाले दिन यूक्रेन के पास 1249 वॉरहेड्स, 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और साथ ही 44 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स मौजूद थे। लेकिन सन 1994 तक आते आते उसने ये सारे अपने के अपने हथियार रशिया को दान दे दिए। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय दुनिया की सारी सुपर पावर्स ने मिलकर यूक्रेन पर यह दबाव बनाया कि वो अपने पास यानी कि अपने जखीरे में कोई भी न्यूक्लियर वेपन ना रखे, ये उसके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए उसने दबाव में आकर ये सारे के सारे हथियार अपने रशिया को दे दिए थे, जिसके बदले रशिया ने यूक्रेन को ये गारंटी दी थी कि वो हमेशा उसकी सिक्योरिटी करेगा, उसकी प्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा। जिसके बाद द बुडापेस्ट एग्रीमेंट, जो कि बेलारूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और काजाख्स्तान के साथ मिलकर साइन किया गया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं नवंबर 2013 की, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच हुआ करते थे। लेकिन ये वो राष्ट्रपति थे जिन पर अपने ही देश में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो राष्ट्रपति यूक्रेन के होते हुए पूरी तरह मॉस्को के इशारे पर चलते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2013 में ही यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन वाले देशों से एक ट्रेड डील होने वाली थी। लेकिन तब के राष्ट्रपति विक्टर ने वो ट्रेड डील वहां से कैंसिल करके यानी कि उसको रिजेक्ट करके मॉस्को से $15 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज ले लिया। ये बेल आउट पैकेज मिलते ही रशिया में रहने वाले लोगों को ये एहसास होने लगा कि उनके राष्ट्रपति ने सिर्फ $15 बिलियन के दाम में पूरा यूक्रेन रशिया के हाथों बेच दिया है। जिसके बाद राष्ट्रपति के खिलाफ पूरे देश में आंदोलनों का दौर छिड़ पड़ा। इन आंदोलनों को यूरो मैदान का नाम दिया गया। यूरो इसलिए क्योंकि वो सब
यूरोपियन देशों के साथ मिलकर कर रहे थे, और मैदान इसलिए कि वो कीव के मैदान में हो रहे थे, और आज उसी मैदान वाली जगह पर कीव में इंडिपेंडेंस स्क्वायर बनाया गया है। वहां आंदोलन करने वाले लोग ये बोल रहे थे कि उनके राष्ट्रपति को हर हाल में जो $15 बिलियन दान में लिए हैं वो वापस रशिया को देने होंगे। इसके अलावा जो यूरोपियन ट्रेड डील से कैंसिल की है उसको फिर से साइन करना होगा। अब यहाँ पर पूरा यूक्रेन 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, और पहला हिस्सा जो यूरोपियन देशों के साथ था यानी कि लोकल आबादी, जबकि दूसरा हिस्सा राष्ट्रपति खुद जो मॉस्को के इशारों पर चल रहे थे। जिसके बाद फरवरी 2014 तक आते आते वहां का माहौल इतना बिगड़ गया कि वहां पर राष्ट्रपति विक्टर की सरकार गिर गई और मजबूरन विक्टर को देश छोड़कर भागना पड़ा। वो तुरंत वहां से उड़कर रशिया पहुंच गए, जिसके बाद वहां पर लोकल जो लोग थे यूक्रेन के उनको बहुत गुस्सा आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। जो ईस्टर्न यूक्रेन है वहां पर रहने वाली लोकल आबादी ज्यादातर रशियन भाषा का इस्तेमाल करती है, जबकि जो वेस्टर्न यूक्रेन है वहां की आबादी लोकल यूक्रेनियन भाषा का इस्तेमाल करती है। और जो ईस्टर्न यूक्रेनियन लोग, जो लोकल लोग थे, वो उस समय चाहते थे कि उनके राष्ट्रपति विक्टर यहीं पर रहें, जबकि जो वेस्टर्न जो लोग थे, लोकल लोग थे, वो ये चाहते थे कि यहाँ पर देश में नई सरकार बने। ये सब होता देख रशिया को ऑब्वियसली गुस्सा तो आना ही था। रशिया को गुस्सा आया और उसने यूक्रेन पर हमला किया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। आप सोचेंगे कि गुस्सा क्यों आया? भाई गुस्सा तो यहाँ इसलिए आया क्योंकि उसके हाथ से उसकी एक कठपुतली चली गई थी। अब जरा इस क्रीमिया वाले हिस्से पर जूम करके देख लीजिए। यहाँ आपको पता चलेगा कि क्रीमिया एक पूरा पेनिनसुला है जो कि काले सागर में फैला हुआ है, और सन 1954 में सोवियत के एक नेता निकिता क्रुशेव ने इस क्रीमिया को यूक्रेन के हाथों दान दे दिया था, जबकि पहले क्रीमिया रशिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था। अब आप सोचेंगे कि क्रीमिया यूक्रेन को दान क्यों दिया गया, तो इसका जवाब था कि निकिता क्रुशेव को ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन और रशिया के जो रिश्ते हैं वो थोड़े सही नहीं चल रहे, और अगर यूक्रेन को क्रीमिया दान दे दिया जाए तो ऑब्वियसली वो रशिया को अपना बड़ा भाई मानने लगेगा और उसकी बातें मानने लगेगा। लेकिन इस दान धर्म से भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सन 1991 के आते ही सोवियत यूनियन टूट गया और क्रीमिया जो था उसमें रहने वाले लोकल लोग भी इस आज़ादी में अपना जश्न मना रहे थे। लेकिन जब ये देश आज़ाद हुआ था तभी यहाँ पर नया नियम ये बनाया गया था कि बेशक क्रीमिया यूक्रेन के पास रहेगा, लेकिन रशिया की जो मिलिट्री बेसिस हैं वो क्रीमिया के अंदर बने रहेंगे। और सन 2014 में जब वो राष्ट्रपति भागने वाला कांड हुआ तब रशिया ने गुस्से में आकर इसी क्रीमिया में बने हुए अपने मिलिट्री बेसिस की सहायता से पूरे क्रीमिया पर ही अपना कब्जा कर लिया, और 2014 से ही पूरा क्रीमिया रशियन मिलिट्री द्वारा चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि 16 मार्च 2014 के दिन पूरे क्रीमिया में वोटिंग डाली गई। उनसे यानी कि लोकल लोगों से पूछा गया कि क्या वो रशिया के साथ रहना चाहते हैं, तो इसमें अधिकतर लोग बोल रहे थे कि वो रशिया के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इन डाले गए वोटों पर ही सवाल उठने लगे कि क्या वो वोट असली थे। तो इसका जवाब है कि आप ये बात किसे पूछ रहे हैं। अगर आप रशिया के लोकल लोग या फिर रशिया के राष्ट्रपति से बात पूछेंगे कि क्या वो वोट असली थे, तो वो ऑब्वियसली इनको असली ही बताएंगे। लेकिन अगर आप ये बात यूरोपियन देशों से या फिर अमेरिका से पूछेंगे कि क्या वो वोट असली थे, तो ऑब्वियसली वो उनको नकली वोट बताएंगे। खैर, ये कांड होने के बाद रशिया का पूरा ध्यान ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ चला गया, क्योंकि वहां पर उन्होंने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी घुसपैठ करके वहां की काफी सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर ली थी। अपनी संपत्तियों पर कब्जा होते हुए भी यूक्रेन ने उस समय रशिया के ऊपर कुछ खास एक्शन नहीं लिया। लेकिन तब आया 17 जुलाई 2014 का दिन, जब एक फ्लाइट जिसके अंदर 298 लोग सवार होकर उस हिस्से के ऊपर से जा रहे थे, तब वहां पर ईस्टर्न यूक्रेन से ही कोई हमला किया गया, और वो हमला सीधा उसी फ्लाइट के ऊपर था, और वो फ्लाइट के ऊपर जाकर वो मिसाइल टकराई और जिससे फ्लाइट नीचे आ गिरी, जिसमें 298 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा अपने देश में होता हुआ देख यूक्रेनियन मिलिट्री ने ठान लिया कि वो अपने देशों से अब गद्दारों को बाहर निकालेंगे। जिसके बाद रशिया की मिलिट्री खुलकर इसमें सामने आई और उन्होंने कहा कि हम पूरे ईस्टर्न यूक्रेन पर हमला करेंगे क्योंकि यहाँ के लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं। हमला तो वहां कुछ खास उस टाइम पे हुआ नहीं, लेकिन बातों का दौर बहुत लंबा चलता रहा। खैर, 2014 में ही यहाँ पर मिन्स्क एग्रीमेंट पर साइन किए गए। इस एग्रीमेंट के मुताबिक वहां पर सीज फायर, मिलिट्री विड्रॉल और इलेक्शंस जैसे एग्रीमेंट पर वहां साइन किए गए। लेकिन आज आप खुद सोचकर देखिए कि उस एग्रीमेंट को साइन हुए भी पूरे 8 साल बीत चुके हैं और अभी तक उस एग्रीमेंट में जो जो लिखा हुआ था उस पर कभी अमल नहीं किया गया। रशिया को छोड़कर आज भी पूरे यूक्रेन को पूरे यूरोप का सबसे बड़ा देश माना जाता है। इसका एरिया 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का है और ये कितना विकसित देश है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि इसकी जीडीपी 155 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। इसमें मौजूद लोगों की पर कैपिटा इनकम $3700 की है। लेकिन आज के दिन पूरा यूक्रेन ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें ईस्टर्न लोग
खुद को रशिया के साथ जोड़ना चाहते हैं, जबकि वेस्टर्न लोग खुद को यूरोपीय देशों में शामिल करना चाहते हैं। ईस्टर्न लोग प्योर रशियन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वेस्टर्न लोग प्योर यूक्रेनियन लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न लोग यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे मानते हैं, जबकि ईस्टर्न लोग रशिया के साथ अपने बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। और इसी ईस्टर्न यूक्रेन की आबादी, जो वहां पर लोकल लोग रहते हैं, और वो क्योंकि रशिया को सपोर्ट करते हैं, इसलिए यूक्रेन की जो सेना है उनकी भिड़ंत कई बार इन लोगों से हो जाती है। इसी ईस्टर्न यूक्रेन में मौजूद है डोनेत्स्क और लुहानसा, और इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाता है डोनाबास। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी ईस्टर्न यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए रशिया ने सारी जो अपनी मिलिट्री, आज जो युद्ध चल रहा है, जो मिलिट्री सारी घुसाई है, वो इसी डोनाबास एरिया से पूरे यूक्रेन के अंदर भेजी है। लेकिन इस युद्ध के पीछे मकसद क्या है? राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से क्या चाहते हैं? तो इसमें सबसे पहला और सबसे आम सा जवाब यह है कि राष्ट्रपति पुतिन अपने देश का बॉर्डर किसी भी नाटो देश के बॉर्डर के साथ साझा नहीं कर सकते। नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी शुरुआत कोल्ड वॉर के जमाने में की गई थी। असल में इस संगठन में देशों का संगठन नहीं है, बल्कि ये देशों के अंदर मौजूद मिलिट्रियों का संगठन है। और अब यूक्रेन भी इसी नाटो में खुद को शामिल करना चाहता था, लेकिन पुतिन ने साफ तौर पर अमेरिका और पूरे नाटो संगठन को ये बोल दिया था कि वो अगर पुराने सोवियत में जो 15 देश शामिल थे, उनमें से अगर किसी भी देश को नाटो में शामिल करता है तो अपना अपना हिसाब लगा ले। यहां तक की कहानी जो मैंने आपको अभी तक बताई है, वो यकीन मानिए बिल्कुल आधी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस युद्ध के कारण जो हैं, असल कारण वो बिल्कुल इतिहास में छिपे हुए हैं। चलिए उन कारणों को एक एक करके देख लेते हैं। इनमें से सबसे पहली बात आ जाती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, क्योंकि जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर अपना कब्जा किया था, तब वहां पर जो रशिया के लोकल लोग थे, ध्यान से समझिएगा, रशिया के लोकल लोग, उनको ये बहुत गर्व होने लगा कि पुतिन उनके राष्ट्रपति हैं, वो इतने दमदार हैं कि उन्होंने दूसरे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इससे पुतिन की जो फेस वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनकी जो पॉलिटिक्स इमेज थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई, और हर 10 में से 9 लोग, रशिया के हर 10 में से 9 लोग ये मानने लगे कि पुतिन बहुत अच्छे राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि रशिया को अपनी वो सुपर पावर वाली इमेज भी दुनिया के आगे बनाकर रखनी है। अगर वो युद्ध करता है तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया के मन में उसके प्रति डर बैठ जाएगा कि भाई इससे ना भिड़ो, ये खा जाएगा। खैर, अब इतिहास में फिर से पीछे चलते हैं, और तब के लोगों को ये लगने लगा था कि उन्होंने यूक्रेन को स्वतंत्र करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। खैर, आंकड़ों के हिसाब से यूक्रेन में मौजूद आबादी में से हर 6 में से एक व्यक्ति एथनिक रशियन है, जबकि वहां मौजूद हर 3 में से एक व्यक्ति प्योर रशियन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर पुतिन की ये बात बिल्कुल सही है कि इतिहास में रशिया और यूक्रेन एक ही हुआ करते थे, और पहले भी रशिया का ही शासन यूक्रेन पर चलता आया था। बेशक इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब एक नया देश बन चुका है और उस नए देश पर पुराने समय की मान्यताओं को उठाकर उसके ऊपर जाकर कब्जा करना, ये भी कुछ हद तक तो गलत है ही। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे ब्रिटेन अब फिर से आकर इंडिया पर कब्जा कर ले। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि एक समय यूक्रेन में ऐसा आ गया था जब यूक्रेन की लोकल भाषा को ही वहां बैन कर दिया गया था, और सन 1934 के समय वहां पर लाखों या फिर हजारों लोकल यूक्रेनियन लोगों को मारकर उनकी जगह पर एथनिक रशियन लोगों को भरा गया, जिसके बाद उन एथनिक रशियन लोगों को भी वहां से निकालकर ईस्टर्न यूक्रेन में स्थापित कर दिया, और फिर जो वहां जगह खाली हुई लोकल यूक्रेन में, वहां पर प्योर रशियन लोगों को भर दिया गया था। और यही कारण है कि ईस्टर्न यूक्रेन में आज भी लोग रेबल्स माने जाते हैं, और वो इतनी ज़्यादा रशियन भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसे बनाया ही इसलिए गया था। इसी ईस्टर्न यूक्रेन पर हमेशा रशिया की खास दया बनी रहती है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लोहा मौजूद है, बहुत सारी कोयले की खदान मौजूद है, और यहाँ की धरती बहुत उपजाऊ है। लेकिन अब मिलिए यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति से, जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। ये सन 2019 में पावर में आए, और आज इनको यूक्रेन का सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति माना जाता है, क्योंकि यही वो राष्ट्रपति हैं जो रशिया के खिलाफ बहुत बेखौफ होकर बोलते हैं। अगर कोई देश स्वतंत्र होकर जीना चाहता है तो ये उसका हक है, लेकिन रशिया भी यहाँ मेरे ख्याल से कुछ हद तक सही है। कुछ हद तक, मैं पूरा नहीं कह रहा, कुछ हद तक कह रहा हूँ। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आई एम ए गुनगुन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।